everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Soralpreet Kaur, and if you're watching my video for the first time, don't forget to subscribe my channel. And yes, don't forget to hit the bell icon so that you can get notifications regarding my next video. So, welcome back again. In today's video, we're gonna discuss about plant cell. In the last video, we discussed about the animal cell. In today's video, the main topic would be the plant cell and its components. Okay, let's start with the plant cell. Plant cell is what? Is basically a eukaryotic cell which contains what? A true nucleus along with some specialized structures known as the cell organelles. These cell organelles carry out certain specific functions on their own. Now, let's discuss about its structure. As compared to the animal cell, this plant cell is rectangular in shape and it is larger than the animal cell. The major components in any plant cell are: first is the cell wall, which is this outermost portion. Then we have is the cell membrane. Then when we go inside, we see the cytoplasm. Along with that, there are various other organelles which are found in a plant cell, which include the chloroplast, the ribosomes, endoplasmic reticulum, which is basically of two types, that is the rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. Nucleus, it comprises of the nucleoplasm, nucleolus, nuclear envelope, and the nuclear pores. Next we come to is the Golgi apparatus. Then there are vesicles, peroxisomes, then vacuoles are present in plant cell. Then we have the mitochondria, lysosomes, and the cytoplasm, which contains all these cell organelles, and this cytoplasm looks like a jelly-like structure. Okay, the first topic which we're going to discuss is the cell wall. सेल वॉल जो होती है ये एक तरीके की टफ लेयर होती है जो कि सेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिग्निन, पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोज जैसे सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई होती है. ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्लांट सेल का उसके आउटर मोस्ट पोर्शन में प्रेजेंट होती है. सेल वॉल की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये तीन चीजों से बेसिकली मिलके बनी हुई होती है. वन इज द प्राइमरी वॉल, द सेकंड इज द सेकेंडरी वॉल एंड द थर्ड इज द मिडिल लेमेला. फंक्शन जो होता है सेल वॉल का वो यही होता है कि वो एक तरीके से सेल को प्रोटेक्ट करता है. दूसरा, उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो होता है वो प्रोवाइड करके रखता है. ये सेल को किसी भी तरीके का मैकेनिकल सपोर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्टॉर्म्स, स्नोफॉल से प्रोटेक्ट करके रखता है. अगर कोई भी सब्सटेंस इन एंड आउट मूव करता है सेल के, प्लांट सेल के थ्रू, तो ये जो सेल वॉल होता है इट एक्ट्स एज अ बैरियर, बिकॉज ये इसका मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है और फिल्टर करता है उन सब्सटेंसेस को जो अंदर जा सकते हैं और जो अंदर नहीं जा सकते हैं. फंक्शन की हम और बात करें तो ये पैथोजेंस जो होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं किसी भी प्लांट सेल या किसी भी सेल के लिए, उसकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है. दूसरा, ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है सेल ग्रोथ को. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सेल वॉल का मेजर फंक्शन होता है वो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होता है और किसी भी सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है. अगर हम और इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका जो मेजर फंक्शन होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स के स्टोरेज में हेल्पफुल होता है, जो कि किसी भी प्लांट सेल की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं स्मॉल साइज के, उनके अंदर उनका मूवमेंट करने में हेल्पफुल होता है. सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल में ये हमारी प्राइमरी वॉल हो गई, ये हमारी सेकेंडरी वॉल हो गई और ये हमारा मिडिल लेमेला हो गया, जो कि एडजेसेंट सेल्स के एक तरीके से इंटरफेरेंस की तरह काम करती है. नेक्स्ट वी हैव इज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं तो ये सेमी परमिएबल होती है और ये प्रोटीन और लिपिड जो होता है उसकी थिन लेयर होती है. ये सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी एंट्री और एग्जिट जो होती है उसके ऊपर कंट्रोल करके रखती है और सेल सिग्नल और कम्युनिकेशन के अंदर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है सेल का, उसमें हेल्पफुल होती है.
जो सेल वॉल होती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये दोनों डिफर करती है। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से जो सेल का इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है फ्रॉम इट्स एक्सटीरियर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर हमको मिलता है। जो मेजर वाइटल फंक्शन होता है न्यूक्लियस का वो यही होता है कि वो एक तरीके से क्या करता है, जेनेटिक और द हेरिडिटी मटेरियल जो होता है, जो कि डीएनए के फॉर्म में होता है, उसका स्टोरेज करने में हेल्पफुल होता है। और इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें जो मेजर पार्ट है वो होता है हमारा कौन सा, दैट इज द न्यूक्लियोलस। ये जो है ये सेल प्रोटीन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स और राइबोसोम्स जो होते हैं उनको बनाता है। न्यूक्लियोपोर की बात करते हैं तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ये जो होते हैं ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं उनका मूवमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट वी कम इज टू द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये जेल लाइक मैट्रिक्स होता है और ये एक तरीके से जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी कम टू इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक तरीके से जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक तरीके से थिक होता है और वाटर बेस्ड होता है क्योंकि ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन में वाटर से मिलके बना हुआ होता है और इसमें मेजर ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो फाउंड होते हैं। इसमें और क्या क्या मिल सकता है, इसमें हमें सॉल्ट्स मिल सकते हैं, इसमें हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, मिनरल्स मिल सकते हैं और एंजाइम्स मिल सकते हैं जो कि किसी भी सेल के मेटाबॉलिज्म में यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट वी कम इज टू द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास खुद का अपना डीएनए होता है। ये इनका जो मेजर फंक्शन होता है प्लास्टिड्स का वो यही होता है कि वो जो नेसेसरी स्टार्च होता है उसको स्टोर करने में हेल्पफुल होते हैं और जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का जिससे कि प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करता है जो कि किसी भी सेल के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ये नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर मिलते हैं और ये जो मेजर फंक्शन करते हैं वो यही होता है कि ये प्रोटीन और लिपिड और स्टार्च का स्टोरेज करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक तरीके का इलोंगेटेड सेल ऑर्गेनल होता है जो कि एक फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर एनक्लोज्ड होता है। अगर इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें दो मेजर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मिलते हैं, एक तो हमारा स्ट्रोमा हो गया और एक हमारा थाइलेकॉइड्स और ग्राना हो गए। शेप की अगर हम बात करें तो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है और जो उसका स्ट्रोमा होता है वो फ्लूइड होता है एंड उसके अंदर उसका सर्कुलर डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो मेजर पिगमेंट पाया जाता है वो होता है हमारा क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट इज जो ये क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, ये जितनी भी लाइट जो होती है, एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्ब करता है सन के थ्रू जो आ रही होती है and it then converts it into what, carbon dioxide and water with and then it is converted into glucose जो कि एक प्रोसेस होता है किसका, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज द वैक्यूल। वैक्यूल की अगर हम बात करें तो वैक्यूल का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, मतलब खाली जगह। इसमें हम देखेंगे एज कंपेयर टू द एनिमल सेल जो वैक्यूल का साइज है वो काफी बड़ा है। तो किसी भी प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 80% जो सेल का वॉल्यूम होता है उसको कवर अप करके रखता है। जो वैक्यूल होता है इसके
आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्या, दैट इज द टोनोप्लास्ट। अब वैक्यूल के मेजर फंक्शन की बात करें तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो किस लिए यूजफुल होते हैं उस पे आते हैं। तो वो काम क्या करते हैं, स्टोरेज का। स्टोरेज जो होता है उसमें किसी भी सब्सटेंस का जो होता है वो वैक्यूल में किया जाता है। वैक्यूल जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बना होता है कि वो किसी भी तरीके का जो टर्जिड प्रेशर होता है या कुछ भी प्रेशर वो फेस करता है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकता है एंड इट डजंट ब्लास्ट। अगर हम बात करें तो सेंट्रल वैक्यूल जो होता है किसी भी प्लांट सेल का, उसके अंदर सेल सैप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अलोंग विद दैट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। अगर और इसकी बात करें तो जितना भी अगर कोई सेल के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या कोई सेल ऑर्गेनल जो है वो डेड हो गया है तो उसको एकदम से वो मूव नहीं कर पाता बाहर, तो वो क्या करता है, वैक्यूल जो होता है वो अपने अंदर वो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टोर करके रख लेता है। देयरफॉर वो क्या काम करता है, वो डिस्पोजल करता है वेरियस सब्सटेंसेस का या फिर डेड सेल ऑर्गेनल्स का। नेक्स्ट, ये जो वैक्यूल होता है ये फूड स्टोरेज में भी बहुत हेल्पफुल होता है और कोई भी अदर न्यूट्रिएंट्स जो कि किसी भी प्लांट सेल की ग्रोथ के लिए या किसी भी और फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसके स्टोरेज के लिए कहाँ पे यूजफुल होता है, वो वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। अगर हम बात करें, लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल कि एक प्लांट सेल के अंदर को माइटोकॉन्ड्रिया है एंड वो अब डेड हो गया है, तो अब वो एकदम से तो बाहर नहीं जा सकता। तो उस केस के अंदर जो वैक्यूल होगा वो उस माइटोकॉन्ड्रिया या जो भी सेल ऑर्गेनल जो कि डेड हुआ है उसको अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा ताकि जो पूरा का पूरा सेल स्ट्रक्चर है वो कंटैमिनेट ना हो पाए। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो वैक्यूल होता है वो वाटर से मिलके बना हुआ होता है और एक तरीके का प्रेशर एक्सर्ट करता है वो अपने वॉल्स के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस या कुछ भी होता है तो उसमें वो सरवाइव कर सकता है। जो वैक्यूल होता है वो किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर एक प्रोसेस के थ्रू लेता है या एक फिनोमिनन के थ्रू लेता है, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर उस वैक्यूल को, उस सब्सटेंस को बाहर निकाल कर फेंकना है तो वो उसको किस प्रोसेस से करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट वी कम इज टू द गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus जो होता है ये हम इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि ये 5 to 8 कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो है और उससे मिलके बना हुआ है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं और डिस्क शेप है, डिस्क की शेप में दिख रहे हैं, जो कि गोल्गी apparatus का मेजर कंपोनेंट होता है। गोल्गी apparatus की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 5 to 8 सिस्टर्ने होते हैं और ये वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। प्रोटिस्टा की बात करें तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 60 सिस्टर्नेज जो होते हैं वो मिलते हैं। एक ममेलियन सेल के अंदर गोल्गी apparatus में 40 to 100 स्टैक्स ऑफ सिस्टर्ने हमको मिल सकते हैं। एनिमल सेल्स की बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा था कि उसके अंदर 10 to 20 गोल्जी स्टैक्स होते हैं सेल के अंदर, बट प्लांट सेल और अदर जो स्पीशीज होती है उसमें ये गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर जो है वो वेरी कर सकता है। इसका जो मेजर पोजीशनिंग की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये हमेशा सेल में न्यूक्लियस के आसपास ही रहता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये पैकेजिंग और सिक्रीशन करता है किसका, प्रोटीन्स का, और ये ट्रांसपोर्ट भी करता है लिपिड्स का, और जो लाइसोसोम्स होते हैं जिन्हें हम सुसाइडल बैग्स करते कहते हैं उनके फॉर्मेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। एक मेजर कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स, जो कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो कहाँ बनता है, वो बनता है इन द गोल्जी apparatus। नेक्स्ट वी कम इज टू द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हम मिलते हैं
और इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। हमें ये भी पता है कि जो मेजर फंक्शन होता है राइबोसोम्स का वो यही होता है कि ये साइट्स होते हैं किसके, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसको एक नाम से भी बोला जाता है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। नेक्स्ट वी कम इज टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो थे उसको स्टडी किया था साइंटिस्ट नेम्ड रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1890 के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये एक तरीके का डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में मिलता है ऑफ ऑल द यूकेरियोटिक सेल्स। अगर हम मेजर फंक्शन की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है किसी भी सेल को। वो किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो जितना भी कार्ब्स होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है और शुगर मॉलिक्यूल्स होता है उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर और इम्पॉर्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो मेजर होता है वो यही होता है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है सेल की उनको रेगुलेट करता है। सेल जो ग्रोथ होती है या फिर सेल मल्टीप्लिकेशन होता है न्यू सेल्स का, उसमें भी हेल्पफुल होता है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू इज द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो हम इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इनको सुसाइडल बैग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना भी डेड मटेरियल्स होता है या फिर डेड सब्सटेंसेस होते हैं किसी भी सेल के, वो लाइसोसोम्स जो होता है डिग्रेडेशन करने में हेल्पफुल होता है। अब वो डिग्रेडेशन कैसे करता है, लाइसोसोम्स के अंदर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो उनका जो मेजर काम होता है वो यही होता है कि जो भी सेल्यूलर वेस्ट है जो कि डिस्पोज ऑफ हुआ है उनको उनको खा जाएगा या फिर उनको खत्म कर देगा। एंड कुछ भी फॉरेन बॉडी लेट्स सपोज सेल के अंदर एंटर हुई है या कोई सेल का पोर्शन डिग्रेड होके सेल में घूम रहा है तो लाइसोसोम जो है वो उसको अपने अंदर एनगल्फ करके अपने एंजाइम्स के थ्रू उसका ब्रेक डाउन कर देगा। Next we come is to the peroxisomes. Peroxisomes, as you can see, these are what? These are small vesicles or small structures होते हैं जो कि single membrane bound organelles होते हैं। पेरोक्सिसोम्स का मेजर फंक्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस और सीड जर्मिनेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हम और इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो जब कार्बन फिक्सेशन के प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे पेरोक्सिसोम्स का मेजर फंक्शन यही होता है कि वो एनर्जी जो है उसका लॉस नहीं होने देते। नेक्स्ट वी कम टू इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक तरीके से ट्यूब्यूलर नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, नेटवर्क होता है ये, और जो कि हमें कहाँ मिलता है, साइटोप्लाज्म में। अब ये भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल जो है हमें छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें रफ दिख रहा है या उसका अपीयरेंस जो है वो एक रफ स्ट्रक्चर जैसा है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें हमें एकदम स्मूथ सरफेस दिख रहा है, किसी भी तरीके के छोटे से डॉट्स या कुछ भी हमको नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके जो सरफेस होता है उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक रफ स्ट्रक्चर दिखता है और वो एकदम स्मूथ नहीं होता है। वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे हमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन्स इनके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो इसका जो अपीयरेंस होता है जब हम इसको स्टडी करते हैं तो वो कैसा होता है, एकदम स्मूथ होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में बहुत बेनिफिशियल होता है। So, in today's video, we discussed about plant cell. हमने उसके components के बारे में discuss किया कि plant cell क्या होता है। हमने थोड़ा बहुत उसका comparison करके भी study किया animal cell के साथ।
और हमने ये स्टडी किया कि प्लांट सेल के कंपोनेंट्स कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या होते हैं। हमने सेल वॉल के बारे में स्टडी किया, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया, गोल्गी apparatus, vesicles, peroxisomes, endoplasmic reticulums, ribosomes, chloroplast, lysosomes, mitochondria and vacuoles। हमने इनका हर एक का एक फंक्शन और जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। So that's all for today. In this video we're gonna discuss about the differences in a plant cell and the animal cell in our next video. So thanks for watching my video, and yes, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Thank you and hope to see you soon.